दोस्तों नमस्कार। कल यानी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में जो नवनिर्मित राम मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। पूरे देश भर से हजारों वीआईपी वीवीआईपी कल पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड के सितारे, क्रिकेटर्स, मोदी जी तो मुख्य अतिथि हैं। तमाम साधु सन्यासी भी वो भी डेरा जमाए हुए हैं। पिछले करीब 15 दिन से, अगर थोड़ा और हम विस्तार दें तो करीब 1 महीने से मोदी जी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। 2 बार उन्होंने केरल का दौरा किया है, आंध्र प्रदेश गए हैं, तमिलनाडु के तमाम मंदिरों में उन्होंने दर्शन किए हैं। और इन दर्शनों के पीछे ये बताया जा रहा है कि 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। व्रत कर रहे हैं, केवल नारियल पानी पी करके और चटाई पर सो रहे हैं वगैरह वगैरह। आप जानते ही हैं कि कैसे गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करता है। लेकिन असल में दक्षिण भारत के इन मंदिरों का दौरा धार्मिक है या पॉलिटिकल है, ये हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल इस समय उत्तर भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है और आने वाले लोकसभा चुनाव के जो संभावित परिणाम है उससे बीजेपी घबराई हुई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक अच्छे रणनीतिकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक समझ रखने वाले हैं। उनको ये अनुमान है कि उत्तर भारत से क्या होने जा रहा है। पहले मैं थोड़ा सा उत्तर भारत का आपको आंकड़ा दूं। उत्तर भारत में अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो पश्चिमी भारत और उत्तर भारत यानी हिंदी पट्टी है जो पूरी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सैचुरेशन की स्थिति में है। उससे ऊपर बढ़ने की स्थितियां लगभग नहीं के बराबर हैं। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें में से 64 उसके पास थी पिछले चुनाव में 2019 के। राजस्थान की 25 में से 25 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास थी, गुजरात की 26 में से 26 सीटें बीजेपी के पास थी, छत्तीसगढ़ की 11 में से 8 सीटें बीजेपी के पास थी यानी नरेंद्र मोदी के पास थी। बिहार को अगर आप देखिएगा तो 40 में से 39 सीटें मोदी के पास थी एनडीए की, लेकिन नीतीश कुमार वहां से निकल चुके हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र जो लोकसभा सीटों में दूसरे नंबर पर आता है, 48 लोकसभा सीटें हैं और उसमें से 37 सीटें या 41 सीटें मिली थी एनडीए अलायंस को, एनडीए को मिली थी। अब हालत यह है कि शिवसेना बीजेपी से निकल चुकी है। तो जो बड़े अलायंस दल थे वो बीजेपी से छिटक चुके हैं। ऐसे में उत्तर भारत में जो संभावित चुनाव नतीजे हैं उसको लेकर के बीजेपी बहुत आशंकित है। यहां 50% के करीब वोट मिला है उसको, इसके ऊपर जाने की कोई गुंजाइश है नहीं। राम मंदिर के जरिए वो अपर कास्ट को और ज्यादा आउटरीच कर सकती है। जो ओबीसी है, ओबीसी में खास करके जो जिसको आप कहें कि पुरोहित कर्मकांड वाले जातियां हैं या बनिया व्यवसायी जो जातियां हैं वो थोड़ा और बढ़ सकती हैं। लेकिन नीतीश कुमार के आने से कुर्मी वोटर वो निकल सकता है बीजेपी से। उसी तरह से शिवसेना के इंडिया अलायंस में शामिल होने की वजह से महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है वो बीजेपी का बहुत नुकसान कर रही है। हालांकि वहां भरपाई करने की कोशिश की मोदी जी ने, जब शिवसेना को तोड़ा उन्होंने और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, फिर शरद पवार के भतीजे को तोड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये बड़ी चुनौती बनने जा रही है, और इसलिए भी कि जो तमाम प्रोजेक्ट्स थे महाराष्ट्र में जो लगने वाले थे उनको मोदी जी खींच करके ले गए गुजरात।
तो महाराष्ट्र में गुजरात बनाम महाराष्ट्र का वो एक मुद्दा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की निगाहें इस वक्त दक्षिण भारत पर है। अब दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं उनके भी जरा आप आंकड़े देखें तो उसमें तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य है जहां 39 सीटें हैं, लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी और द्रमुक का गठबंधन है, स्टालिन का गठबंधन है। वहां बीजेपी के पास कितनी संभावना है आप समझ सकते हैं। कर्नाटक है जहां कर्नाटक में 28 सीटें कुल हैं, उसमें से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। आश्चर्यजनक रूप से 2019 के चुनाव में तेलंगाना की 17 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में मुश्किल से उसके पास 1% वोट है, उससे नीचे। केरल में कोई संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी इस राम कथा के आधार पर राम मंदिर को लेकर के वो दक्षिण भारत के उन तमाम मंदिरों में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए जो राम कथा से जुड़े हुए हैं। जो 11 दिन का अनुष्ठान वो कर रहे हैं, उसमें 2 बार उन्होंने केरल का दौरा किया, जिसमें गुरुवायूर मंदिर गए, रामास्वामी मंदिर गए, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में गए, जिसकी पौराणिक कथा है कि वहां रावण ने जटायु को उसके पंख काट करके वो वहां धराशायी हुआ था, हताहित हुआ था। तो वो आपका लेपाक्षी मंदिर भी गए, रंगनाथ स्वामी के श्रीरंग मंदिर गए, धनुषकोडी के कोथम डूमा रामास्वामी मंदिर गए, रामनाथ स्वामी मंदिर गए, राम पथम मंदिर गए। ये सब वो मंदिर हैं जो राम कथा से जुड़े हुए हैं। राम पथम जहां पे माना जाता है कि राम चले थे, वहां राम के पैरों के निशान जैसे चित्रकूट में वैसे माने जाते हैं। तो ये जो दक्षिण भारत में राम कथा के जो अंश हैं, जो उसके पौराणिक आख्यान हैं, उन मंदिरों में नरेंद्र मोदी दर्शन कर रहे हैं। और वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच अयोध्या के राम मंदिर के जरिए जो संबंध स्थापित करना चाहते हैं वो दरअसल पॉलिटिकल है, क्योंकि उत्तर भारत में सैचुरेशन की स्थिति है। महाराष्ट्र और बिहार में आप डूब रहे हैं। बंगाल में जहां 42 सीटें हैं, 18 सीटें बीजेपी ने जीती थीं और बीजेपी के कई कद्दावर नेता वो तृणमूल कांग्रेस में लौट चुके हैं या उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया है। बाबुल सुप्रियो जैसे कई नेता निकल आए हैं वहां से। तो अब बीजेपी के पास वहां बचा नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं है बंगाल में जो उनको चुनावी सफलता दे सके। ऐसे में नरेंद्र मोदी की जो घबराहट है कि कैसे हम कर्नाटक और तेलंगाना में जो सीटें हमारे पास है उनको बचाया जाए। कर्नाटक आज कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, यहां पर भी उम्मीदें काफी कम हुई हैं। सिद्धारमैया जैसे वहां नेता हैं, डीके शिवकुमार जैसे लोग हैं। तेलंगाना में तो अभी अभी चुनावी जीत हुई है और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसका बड़ा प्रभाव विंध्याचल की उस तरफ है, इन दक्षिण भारत में। नरेंद्र मोदी की एक और टीस है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कागज पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो बना लिया, जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं। अरे सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है तो उसमें संख्या तो दिख सकती है, लेकिन एक टीस है कि नरेंद्र मोदी आज भी अखिल भारतीय नेता नहीं बन पाए। केरल से उनको कोई सीट नहीं मिलती, आंध्रा से कोई सीट नहीं है, तमिलनाडु में वो संघर्ष कर रहे हैं, केवल कर्नाटक और तेलंगाना में। लेकिन इस बार परिस्थितियां उलट है। इस बार मोदी मैजिक और जो मोदी गारंटी की वो बात कर रहे हैं, वहां पे वो योजनाओं का भी उद्घाटन कर रहे हैं। यहां तक कि केरल में जो उनके बड़े करीबी हैं अभिनेता हैं सुरेश गोपी, उनके बेटी की शादी में जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो भावनात्मक रिश्ते भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 14 जनवरी को उन्होंने पोंगल मनाया दिल्ली में। पोंगल हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत का त्योहार है, यहां मकर संक्रांति होता है, उसको मनाया। और पिछले 2 साल से तो आप देख रहे हैं कि काशी में तमिल संगम हो रहा है। तो तमिलनाडु उनकी नजर में है। तमिलनाडु में वो जो पेरियार की धरती है वहां पर वो
भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस शायद देख रहे हैं, इसलिए बराबर वहां, और सनातन का मुद्दा भी तमिलनाडु से ही खड़ा हुआ, जहां M.K. स्टालिन के बेटे ने सीधा अटैक किया था सनातन को लेकर के। तो मुझे लगता है कि M.K. स्टालिन इस बात को भांप चुके हैं कि मोदी की निगाहें हैं, इसलिए जो उनकी अपनी कोर आइडियोलॉजी है उसको वो और ज्यादा धार दे रहे हैं, इसीलिए बार बार वहां से सनातन पर सवाल खड़े हुए। उसका असर भले ही विपक्ष पर उत्तर भारत में हो, लेकिन दक्षिण भारत में तो सनातन का काउंटर करके ही तमिलनाडु में DMK खड़ी है, पेरियार की उस आइडियोलॉजी पर खड़ी है, इसलिए वो वहां अपने हिसाब से ठीक गेम खेल रहे हैं। तो तमिलनाडु में क्या वो अपर कास्ट को, जो खास करके एंटी ब्राह्मण वहां मूवमेंट हुआ था, आत्मसम्मान का जो आंदोलन शुरू किया था पेरियार ने, उसके बरक्स जो ब्राह्मण है या जो अपर कास्ट है उसमें आउटरीच करके और राम की कथा को लेकर के नरेंद्र मोदी क्या वहां पर बीजेपी के पैर जमाना चाहते हैं? तो थोड़ा सा आप उस चरित्र को भी समझिएगा कि जो राम का चरित्र है, राम कथा है, वो दक्षिण भारत में किस तरह से। उत्तर भारत में जो बीजेपी की राजनीति है उसने राम मंदिर को एंटी मुस्लिम एस्टेब्लिश किया है कि बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने राम मंदिर को तोड़ा था, फिर वहां पे मस्जिद बनाई। तो जो पूरा आंदोलन है वो एक्चुअली एंटी मुस्लिम वो फ्रेम हुआ। जबकि दक्षिण भारत में जो राम कथा है, हालांकि कुछ हिस्सों में वहां पर रावण की भी पूजा होती है, लेकिन फिर भी राम कथा का वहां पर प्रभाव है। लेकिन वहां पर जो मंदिर भी हैं उसमें जो राम का कैरेक्टर है वो सर्वधर्म संभाव वाला तरह दिखाई पड़ता है। कुतुब शाही को आप याद कर लें, या जो बालाजी मंदिर है उसमें आप देख लें, उनकी तीसरी पत्नी के रूप में मुस्लिम का नाम आता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राम कथा है वहां की, या सर्वधर्म संभाव वाली राम कथा है, यानी एंटी मुस्लिम एस्टेब्लिश नहीं है। तो बीजेपी और RSS कैसे वहां पर खड़ी हो सकती है? कर्नाटक में एक गुंजाइश थी, RSS ने कर्नाटक को अपना प्रयोगशाला बनाया था दक्षिण भारत में, और कोस्टल जो कर्नाटक है वहां पे थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम है भी। वो उसकी वजह बहुत अलग है कि जहां पे जो मछली निकालने वाले लोग हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, उसमें ज्यादातर प्रेम संबंध भी हो जाते हैं। लव जिहाद जैसा शब्द उसी कोस्टल कर्नाटक से निकल करके आया, जिसको एस्टेब्लिश किया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में। तो उस कोस्टल कर्नाटक में थोड़ा हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए स्पेस दिखा RSS ने, और उसको माने प्रेम संबंधों को, विवाह टूटने को उन्होंने उसे हिंदू मुसलमान रंग दिया, और उसके जरिए, या पिछले दिनों कर्नाटक में ही आपने हिजाब वाला इशू आया था, उसको उठाया था। श्री राम सेना और न जाने कौन कौन सी उस तरह की हिंदूवादी संस्थाएं वहां पर हैं, तो उन्होंने वहां पर वो काम किया। उस वजह से कर्नाटक में तो एक गुंजाइश रही है। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव जीत के आई है, राहुल की पूरी भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसने बीजेपी के लिए स्पेस कम कर दिया है। ऐसे में, और उत्तर भारत से तो बीजेपी की वोट बैंक या राम मंदिर का इशू वो जानते हैं कि केवल ये बुनियादी सवालों से ध्यान भटकाने के लिए है, वो वोट को बढ़ाएगा इसकी उम्मीद नहीं है। मोदी जी भी जानते हैं कि ये राम मंदिर का इशू उनका वोट बढ़ाने वाला नहीं है। 50% पर आप पहुंच चुके हैं, इसलिए दक्षिण भारत जाकर के वो कुछ गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए, शुक्रिया।